एक ऐसा शहर जहां रात के अंधेरे में एक सीरियल किलर खुलकर खेल रहा है, पर उसका निशाना आम लोग नहीं है बल्कि पुलिस अफसर हैं। हर मर्डर एक पैटर्न में, हर लाश के साथ एक रहस्यमयी साइन। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, सिर्फ डर और मौत की आहटें। और तभी एंट्री होती है डॉक्टर अनवर हुसैन की, एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो कातिल की सोच को पढ़ सकता है। पर जैसे जैसे अनवर सच्चाई के करीब जाता है, उसे एहसास होता है कि ये खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल और बदले का भी है। क्या अनवर इस खतरनाक कातिल को रोक पाएगा, या वो भी बन जाएगा अगला शिकार? ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये है एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर है मौत का साया और हर जवाब के पीछे छुपा है एक नया सवाल। ये है अंजाम पथिरा। अनवर जेल में रॉबी नामक एक अपराधी से मिलने आता है। अनवर रोबी से मिलना चाहता था ताकि जान सके कि रोबी ने हत्या की कल्पना कैसे की। रोबी ने आकर अनवर से कहा, मैंने बड़ी ईमानदारी से 14 लोगों की हत्या की है। उनमें से हर कोई मुझे नाना कहता था। कुछ लोग कहते थे कि मैं एक क्रूर रॉबी हूं, कुछ लोग कहते थे कि मैं एक पागल रॉबी हूं, लेकिन मेरे लिए इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। वह बेहतर जानता है, जब वह उन लोगों को एक अचूक हथियार से मार देगा तो उसे बहुत खुशी होगी। रोबी के कानों को बहुत मीठी आवाज आती होगी जब वह असहाय लोगों की चीखें सुनता होगा, या फिर उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाने वाले शब्द सुनता होगा। जरा सोचिए कि इस पागल का दिमाग कितना विकृत है। अब अनवर ऐसे पागलों से मिलता है और उनकी सारी घटनाएं नोट करता है। दरअसल अनवर क्रिमिनोलॉजिस्ट पर पीएचडी कर रहे थे। मालूम हो कि अनवर का छोटा सा परिवार है। उनकी पत्नी का नाम फातिमा है और उनकी एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम शम्स प्रीति है। अनवर का एक दोस्त है जिसका नाम अनिल माधवन है। वह वर्तमान में पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत है और वह अनवर को क्रिमिनोलॉजिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। वह अपराधियों की भूमिका क्या हो सकती है इसका अंदाजा लगा रहा है और योजना बनाकर पुलिस की मदद कर रहा है। लेकिन अनवर अभी कागजी कार्रवाई नहीं करना चाहता, इसलिए वह अब फील्ड वर्क का अनुभव लेना चाहता है। यह देखा गया है कि रास्ते में अनवर की मुलाकात अनिल से होती है और वे एक ही जगह पर धूम्रपान करते हैं। इस समय एक बड़ा रसोइया उससे कुछ पैसे मांगता है। जब अनवर उस व्यक्ति को पैसे देता है तो वह व्यक्ति रास्ते में उससे कहता है, तुम्हारी रातों की नींद हराम होने वाली है। कार से एक आवाज आ रही थी। अब्राहम यह जानने के लिए कार के पास जाता है कि क्या हो रहा है और उसी समय वह एक नकाब पहने हुए आदमी को देखता है। जब अब्राहम उसकी तरफ देखता है और उठता है तो उसके पीछे कोई उसे नमस्ते कहता है। फिर स्क्रीन पर सिर्फ अब्राहम का फोन दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ होगा। अगली सुबह 2 लोग काम पर आते हैं और अब्राहम की लाश खाली मैदान में पाते हैं। सभी लोग एक साथ आते हैं और अनिल को अपराध स्थल पर अनवर को खोजने के लिए बुलाते हैं। लेकिन अनवर लाश की हालत देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम की आंखें और मुंह खुले हुए थे। जरा सोचिए कि यह कितना भयानक दृश्य हो सकता है। यह मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है और इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी कैथरीन नाम की एक अधिकारी पर है। अधिक विस्तार से जांच करने के लिए अनिल को अब्राहम के घर भेजा जाता है। अनवर को भी उसके साथ वहां जाने को कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों अब्राहम के घर के आसपास लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस घर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इसका मतलब है कि हत्यारा घर से बाहर चला गया है। जैसा कि हम बाद में देख सकते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान बहुत ही मजेदार है। वह बार बार यही कहता रहता है कि उन्होंने अब्राहम को कैसे मारा। यह स्पष्ट है कि यह एक साइको किलर का काम है, क्योंकि किसी को इतनी दृढ़ता से मारना केवल साइको के जरिए ही संभव है। लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल उल्टा है। अचानक एक अंधेरी रात में अनवर अनिल को फोन करता है और कहता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, अब्राहम की हत्या एक सीरियल किलर ने की थी और वह हत्यारा किसी कारण से पुलिस को निशाना बना रहा है। लेकिन अनिल अनवर की बातों को कोई महत्व नहीं देता। लेकिन उसी रात एक और पुलिस अधिकारी फोन पर बात करने के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। उसी समय कोई पीछे से उसका अभिवादन करता है। फिर यह खबर कैथरीन तक पहुंचती है। अगले दिन थाने में एक महिला की कब्र के सामने एक पुलिस अधिकारी लेटा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा उस लाश के बगल में न्याय की एक महिला की मूर्ति भी थी, लेकिन इस मूर्ति को सैकड़ों कोर्ट के सामने देखा जा सकता है। इसके अलावा हत्यारे ने पीड़ित की आंखें और सांसें छीन ली हैं। अब इस तरह की दूसरी हत्या से हर कोई थोड़ा उलझन में है, क्योंकि 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या
एक ही पैटर्न पर की गई है। इसलिए अनवर का मानना है कि अब वे इसे साबित कर सकते हैं। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि हत्यारा अब कोई सुराग नहीं छोड़ता। इसके अलावा इस मूर्ति पर किसी कलाकार या कंपनी का नाम नहीं है। कैथरीन स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की जांच कर सकती है और एक और बड़ी समस्या का पता लगा सकती है। समस्या यह है कि उन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया है और सारी फुटेज डिलीट कर दी है। नतीजा यह है कि मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि हत्यारा भी एक जीनियस हैकर है। इसलिए पुलिस टीम को भी अब एक एक्सपर्ट हैकर की जरूरत है। इसलिए अनवर की मुलाकात आंद्रेओ नामक एक प्रतिभाशाली हैकर से होती है। अनवर आंद्रेओ को अपनी टीम में शामिल करता है। सबसे पहले आंद्रेओ सभी पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन को मुक्त करता है और वह उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता है। अनवर और अनिल से मिलने के बाद वे न्याय की महिला की मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं। वे कई मूर्तियों की जांच करते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इस मूर्ति की एक खासियत थी। आमतौर पर न्याय की देवी की आंखें काले कपड़े से ढकी होती हैं, लेकिन पीड़ित के बगल में पड़ी मूर्ति की आंखें अनोखे तरीके से बनाई गई थीं, जिसका मतलब है कि हत्यारा इस मूर्ति के जरिए कुछ खास जानकारी देना चाहता है। अब मूर्ति की खबर सभी स्टेशनों पर प्रसारित हो गई है और देखा जा सकता है कि एक रात एक महिला थाने में आती है और कांस्टेबल से कहती है कि उसे मूर्ति के बारे में कुछ पता है। कांस्टेबल बड़े अधिकारी से मिलने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अधिकारी समय बर्बाद करता रहता है। बाद में वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि महिला वहां नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कैथरीन सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक कर रही है। वे सभी रात में बाहर निकलेंगे और हर जगह नजर रखेंगे। कांस्टेबल पॉल्सन कैथरीन की टीम में था। थोड़ी देर बाद एक कार कैथरीन के सामने आकर रुकती है। अब उन्हें लगता है कि यह हत्यारे की कार होगी, लेकिन वे गलत थे। कुछ पागल लोग कार से बाहर आते हैं जो कैथरीन को बुरी सलाह देते हैं। अब कैथरीन और पुलिस का परिचय होता है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो भी हुआ सो हुआ। कैथरीन पलटती है और देखती है कि पॉल्सन अब वहां नहीं है। उसका स्कूटर बस वहीं पड़ा है। कैथरीन दौड़कर वहां पहुंचती है और देखती है कि पॉल्सन का फोन जमीन पर पड़ा है, लेकिन स्कूटर के सामने एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है और वीडियो फुटेज से ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर कैमरे के सामने आए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें एक तरह की चुनौती दी गई थी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हत्यारे ने सिर्फ नमस्ते कहा और पीड़ितों का अपहरण कर लिया। इसके पीछे असली रहस्य क्या है? कुरियर सर्विस से दो लोग फ्रिज देने आए हैं। फातिमा को कुरियर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही फातिमा कुरियर का बक्सा खोलती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस बक्से में पॉल्सन का अर्धनग्न शरीर था, जिसे कई रातों से अगवा कर लिया गया था और वह अस्थिर था। और इस शव में उसकी आंखें और कलाई का बैंड भी फटा हुआ था। इसके बाद पुलिस वहां आई, लेकिन इस बार फोरेंसिक डॉक्टर बॉक्स की जांच करके फिंगरप्रिंट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि यह फिंगरप्रिंट कोकेन सौमी नामक हत्यारे का है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सौमी को 3 महीने पहले ही जेल से रिहा किया गया था। यह सब सुनने के बाद एंड्रयू ड्रू ने सौमी की दुकान हैक कर ली। उसे वहां से पता चला कि सौमी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मारिया है। यह देखकर पुलिस ने मारिया की लोकेशन ट्रेस की और वहां आ पहुंची और मारिया को परेशान करना शुरू कर दिया। मारिया पुलिस से इतनी डर गई कि उसने सच बता दिया। मारिया को पता चला कि सौमी उससे सिर्फ एक बार मिलने आई थी और एक पुराना सिम कार्ड लेकर चला गया। जब मारिया ने पुलिस को सिम नंबर दिया तो एंड्रयू ने सिम कार्ड की लोकेशन का पता लगाया और पुलिस उस जगह आ गई, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पता चलता है कि सौमी की हत्या बहुत पहले हो चुकी थी। उसकी लाश काबुल मिशन में पड़ी है। तो इधर यह घटना चल रही थी, उधर एंड्रयू और अनवर कंट्रोल रूम में बैठे थे। उसी समय हत्यारे ने एंड्रयू के सर्वर पर एक वीडियो भेजा। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उसने मशीन से पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। वह वीडियो इतना विस्तृत था कि एंड्रयू उछला गया। दरअसल ऐसा संभव है। हर किसी के जीवन में एक कटे हुए लड़के को देखना संभव नहीं है। फिर हमने देखा कि अनवर और एंड्रयू मामले पर चर्चा कर रहे थे। अनवर के हाथ में कॉफी का कप था और अगर आप कॉफी का प्याला अनवर की मूर्ति के पास रख दें तो उसमें से गर्म धुआं निकलता है। ठीक इसी समय अनवर ने देखा कि मूर्ति के पीछे 2 SD अक्षर लटके हुए हैं। निश्चित रूप से उन्हें कोई सुराग मिल गया है। अब अगर वे केवल SD नामक इस कलाकार को ढूंढ पाते हैं तो वे अगले सुराग की ओर बढ़ेंगे,
जांच शुरू हो गई है और पता चला है कि दूर के गांव में सुधाकर देबरा गोमा नाम का एक कलाकार है। वह अपनी मूर्तियों पर इस तरह से हस्ताक्षर करता है। अनवर और बाकी लोग सुधाकर से मिलने आते हैं। खास तौर पर इस मूर्ति के बारे में विस्तृत बातें उसे खुलकर बताई जाती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। स्टडी के उद्देश्य से फिल्म के बारे में संपूर्ण एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं था, तो इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का आइकन चालू करें, फिर इस वीडियो के भाग 2 का नोटिफिकेशन आपके फोन पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।